मूवी की शुरुआत में हम एमिली और मैट नाम के दो अंडरकवर एजेंट्स को देखते हैं जो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़े गैंगस्टर के घर पर हो रही पार्टी में आते हैं जिसका नाम गोर था। असल में CIA वालों ने इनको एक खास बॉक्स को चुराने का मिशन दिया है जो इस वक्त गोर के एक सीक्रेट लॉकर में रखा हुआ था। उस लॉकर का पासवर्ड खोलने के लिए उनके पास गोर के फिंगरप्रिंट्स होने जरूरी थे, इसलिए एमिली पार्टी में आने के बाद तुरंत अपने हाथ पर एक स्प्रे करती है और फिर गोर से जाकर मिलती है। फिर जैसे ही वो एमिली का हाथ पकड़ता है उसके फिंगरप्रिंट्स एमिली के पास आ जाते हैं। अब मैट और एमिली CIA हेडक्वार्टर्स में मौजूद चक नाम के एक सीनियर एजेंट की हेल्प से उस लॉकर तक पहुंच जाते हैं जहां पर गोर ने बॉक्स को छुपा रखा था। फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके ये दोनों सीक्रेट लॉकर को खोल लेते हैं, जिसके बाद चक उनको बताता है कि उस बॉक्स के अंदर एक डिजिटल की है जिसके जरिए किसी भी देश के डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से हैक किया जा सकता है। अब इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक से कमरे में लगे अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, जिनको सुनकर गोर के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। इस मामले से निपटने के लिए मैट और एमिली एक एक करके सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और फिर जल्दी से उस बॉक्स को लेकर घर से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को एक रनवे के पास देखते हैं जहां इनकी मुलाकात बैरोन नाम के एक एजेंट से होती है जो MI6 के लिए काम करता है। वो बताता है कि मैंने तुम लोगों के निकलने का सारा इंतजाम कर दिया है, तुम प्लेन में बैठकर यहाँ से जा सकते हो। अब प्लेन के अंदर आकर ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि एमिली और मैट एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद एमिली मैट को बताती है कि मैंने अपने बहुत सारे टेस्ट किए हैं और मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर मैट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो एमिली को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, बॉक्स को हेडक्वार्टर्स तक पहुँचाने के बाद हम अपनी इस जोखिम भरी जॉब से रिजाइन दे देंगे क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। एमिली भी इस बात से सहमत हो जाती है, इसलिए वो मैट का कहना मान लेती है। अब जैसे ही एमिली फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी गड़बड़ी की वजह से प्लेन का बाथरूम आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। ये बात पता चलते ही उसको समझ में आ जाता है कि प्लेन के अंदर जरूर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो तुरंत मैट को इशारा कर देती है। लेकिन तभी वहां पर मौजूद वेटर अपनी गन निकालकर सीधा एमिली के सिर पर तान देता है और मैट से कहता है चुपचाप मुझको वो बॉक्स दे दो। मैट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो बहुत ही होशियारी दिखाते हुए उस बॉक्स को वेटर से थोड़ा दूर फेंक देता है और फिर इस मौके का फायदा उठाकर एमिली उस वेटर को जमीन पर पटक देती है और उसकी गन छीनकर प्लेन में मौजूद बाकी किलर्स पर हमला करना शुरू कर देती है। मैट भी एक एक करके सभी लोगों को ठिकाने लगा देता है। तभी इसी दौरान कुछ लोग एमिली के पेट पर हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसके बच्चे को मार सके, लेकिन एमिली हर बार उन लोगों से लड़कर अपना बचाव कर लेती है। तभी कुछ देर बाद वेटर के हाथ में फिर से गन लग जाती है और फिर वो तुरंत उसको लोड करके एमिली के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैट पीछे से आकर उसको धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो गोली सीधा पायलट को जाकर लग जाती है और फिर वो प्लेन बहुत तेजी से बर्फीले पहाड़ों की तरफ क्रैश होने लगता है। लेकिन प्लेन के अंदर लड़ाई अभी भी जारी थी। अब सभी को खत्म करने के बाद एमिली और मैट खिड़की से बाहर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि कुछ ही सेकंड में वो प्लेन जमीन से टकराने वाला है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहां पर मौजूद एक पैराशूट को लेकर सही मौके पर प्लेन से बाहर कूद जाते हैं। अगले सीन में हम उन्हें पहाड़ी के ऊपर देखते हैं जहां मैट एमिली को समझाता है कि अगर हम हमेशा के लिए CIA से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वक्त हमारे पास सही मौका है, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद सबको यही लगेगा कि हम दोनों इस हादसे में मारे गए और CIA वाले हमें कभी भी नहीं ढूंढेंगे। फिर इस बात का फायदा उठाकर हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं जहां हमें कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा। एमिली को मैट का प्लान सही लगता है, इसलिए वो उसकी बात पर राजी हो जाती है। अब कहानी 15 साल आगे जाती है जहां हम मैट और एमिली को अपने घर पर देखते हैं और अब इनकी एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली भी बन चुकी है जिसमें इनका बेटा लियो और बेटी एलिस शामिल है। मैट हर रोज की तरह अपने दोनों बच्चों को रेडी करके एमिली के साथ स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है। तभी रास्ते में उनकी बेटी एलिस उनको बताती है कि मैं आज रात घर पर आने में लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरी दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने के लिए जाना है। अगले सीन में हम इन्हें स्कूल के बाहर देखते हैं। फिर स्कूल पहुंचने के बाद एलिस कार से उतरकर चली जाती है और जब लियो कार से बाहर आकर एमिली और मैट को गुड बाय बोलता है तो मैट की नजर उसकी अंगूठी पर पड़ती है और फिर वो उसको समझाता है कि बेटा ये सब चीजें तुम पर सूट नहीं करती, लेकिन लियो उसको कहता है कि शायद आप नहीं जानते
ये अंगूठी मेरा ऑक्सीजन और बीपी लेवल ट्रैक करने में मेरी हेल्प करती है और इसमें जीपीएस डिवाइस भी लगा हुआ है जिसके जरिए आप हर वक्त मेरी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अब ये सब बातें बताने के बाद लियो जल्दी से अपने स्कूल में चला जाता है, लेकिन रात के वक्त एमिली को एलिस की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तभी उसको एलिस के लैपटॉप पर कुछ मैसेज दिखाई देते हैं जिनको पढ़कर वो समझ जाती है कि एलिस उनसे झूठ बोलकर किसी क्लब में पार्टी करने के लिए गई है। इस बात का पता चलते ही मैट और एमिली जल्दी से एलिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद इन दोनों को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है जिसके जरिए ये एक बहुत फेमस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां एलिस अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही थी। फिर एमिली उसके पास आकर उसको कहती है, बेटा लगता है तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब चुपचाप हमारे साथ चलो। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लड़के उनसे कहते हैं कि तुम जैसे बूढ़ों की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम दोनों अपने घर जाओ और जाकर सो जाओ। अब ये बातें सुनकर एमिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एलिस क्लब से जाने का फैसला करती है। लेकिन एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करता है। इस बात से एमिली अपना आपा खो बैठती है और फिर वो उस लड़के को पटक पटक कर मारती है। मैट भी इस काम में उसका साथ दे रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो अपने फोन में उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर मैट उस लड़के से उसका फोन छीनकर तुरंत ही वो वीडियो डिलीट कर देता है, जिसके बाद ये सभी क्लब से बाहर चले जाते हैं। रास्ते में एलिस यही सोच रही थी कि आखिर उनके पेरेंट्स को इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो एमिली उसको बताती है कि हम दोनों ने एक ट्रिप के दौरान ताइक्वांडो क्लासेस अटेंड की थी, जिसकी वजह से हम थोड़ी बहुत फाइट जानते हैं। लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसको पूरा भरोसा हो गया था कि उसके पेरेंट्स जरूर उससे कुछ छुपा रहे हैं। फिर अगली सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद जब मैट अपना नाश्ता कर रहा था तो उसके घर की बेल बजती है। अब दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बाहर उसका सीनियर ऑफिसर चक खड़ा था। फिर मैट उसको कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं अभी जिंदा हूँ। फिर चक अपने फोन में एक वीडियो प्ले करता है जो कल रात क्लब वाली फाइट की थी। चक कहता है, भाई तुम्हारी वीडियो तो एक ही रात में बहुत ज्यादा वायरल हो गई, इसी के जरिए मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया और फिर मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। अगर मैंने तुम दोनों को इतनी आसानी से ढूंढ लिया तो बाकी लोग भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। फिर वो बताता है कि प्लेन क्रैश के अंदर जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था वो बैरोन के आदमी थे। बैरोन तुम दोनों को मारकर डिजिटल की हासिल करना चाहता था क्योंकि वो गोर के साथ मिला हुआ था। अब तुम दोनों जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुमने डिजिटल की कहां पर छुपाई है। फिर एमिली बताती है कि हमारे पास वो की नहीं है क्योंकि वो तो प्लेन क्रैश में ही तबाह हो गई। लेकिन चक उसको कहता है कि प्लेन क्रैश के बाद CIA की टीम ने बर्फीले पहाड़ों पर बहुत छानबीन की और उनको वहां पर सिर्फ खाली बॉक्स ही मिला। अब बैरोन के साथ साथ CIA वाले भी तुम्हें पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि तुमने उनको धोखा दिया। अब जिस समय इन लोगों की बातें चल रही थी तभी अचानक से एक गोली आती है और सीधा चक को लग जाती है और वो बेचारा घर के अंदर ही मारा जाता है। फिर मैट और एमिली जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे गुंडे आ गए थे जो उनको मारना चाहते थे। अब वो लोग उनके घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैट और एमिली किसी तरह अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। फिर आगे चलकर एमिली मैट से कहती है कि जब हमारे पास कोई डिजिटल की है ही नहीं तो आखिर ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। फिर मैट कहता है, डार्लिंग मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। असल में मैंने प्लेन क्रैश होने से पहले उस बॉक्स के अंदर से डिजिटल की निकाल ली थी। ये बात सुनते ही एमिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो मैट से पूछती है कि अब जरा तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने वो की कहां पर छुपा कर रखी। मैट कहता है कि मैंने उसको तुम्हारी माँ के घर पर छुपा दिया था क्योंकि वही एक जगह है जो हमारे घर से भी ज्यादा सुरक्षित है। अब इन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है। तभी अचानक से कुछ गुंडे उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे निपटने के लिए मैट एक कोक के अंदर बहुत सारी मेंटोस की गोलियां डाल देता है और फिर उसे गुंडों की कार में फेंक देता है। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, कोक की बोतल अचानक से ब्लास्ट हो जाती है जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को एलिस और लियो के स्कूल में देखते हैं। फिर मैट जल्दी से उनको अपने साथ लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। तभी एलिस एमिली से पूछती है कि क्या आप लोग मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर एमिली जवाब देती है कि हम सब तुम्हारी नानी के घर पर जा रहे हैं। ये बात सुनकर एलिस कहती है कि आपने तो हमें बताया था कि हमारी नानी मर चुकी है। एमिली कहती है, हाँ कहा था, लेकिन अब तुम्हारी नानी तुमसे मिलने के लिए अपनी कब्र से बाहर आ चुकी है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ लंदन चलो, वहां जाकर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। अगले सीन में हम उन सबको लंदन एयरपोर्ट पर देखते हैं।
फिर वहां पहुंचकर मैट जल्दी से अपनी कार लेता है और फिर ये सभी लोग उसमें बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और दोनों बच्चे खाना खाने के लिए वहां पर मौजूद स्टोर के अंदर चले जाते हैं और फिर एक जगह पर बैठकर अपने पेरेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं। तभी लियो को पता चलता है कि उस स्टोर के अंदर फ्री वाईफाई भी है, जिसको वो अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट कर लेता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की पहचान के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सके। लेकिन वाईफाई कनेक्ट होते ही बैरोन के लोगों को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो सभी लोग तुरंत स्टोर के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर मैट और एमिली एक साथ मिलकर उन सभी को धांसू स्टाइल में मारना शुरू कर देते हैं। अपने माता पिता को एक साथ लड़ता हुआ देखकर दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि आखिर उनके पेरेंट्स इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे कर सकते हैं। फिर उन सभी लोगों को ठिकाने लगाने के बाद मैट और एमिली अपने बच्चों को कार में बिठाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाते ही उनकी नजर बैरोन पर पड़ती है, जो अपनी बाकी टीम को लेकर गैस स्टेशन की तरफ ही जा रहा था ताकि वो इन दोनों को पकड़ सके। लेकिन मैट और एमिली को देखकर वो भी अपनी कार को मोड़ लेता है और फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। बैरोन से बचने के लिए मैट अपने आगे चल रहे एक ट्रक की रस्सी पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से ट्रक पर रखे बहुत सारे पाइप नीचे गिर जाते हैं और फिर वो रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अब बैरोन की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से वो मैट का पीछा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ मैट एमिली से कहता है कि आखिर इन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। फिर लियो उनको बताता है कि मैंने स्टोर के वाईफाई को अपनी टैबलेट के साथ कनेक्ट कर लिया था ताकि मैं आप दोनों की असली पहचान का पता लगा सकूं। शायद वाईफाई की वजह से ही उनको हमारी लोकेशन का पता चल गया होगा। ये बात सुनकर मैट लियो का टैबलेट लेकर उसको कार से बाहर एक ट्रक में फेंक देता है ताकि बैरोन की टीम टैबलेट को ट्रैक करते हुए गलत रास्ते पर चली जाए। फिर अगली सुबह तक ये सभी एक बहुत ही आलीशान मैंशन में पहुंच जाते हैं, जो एमिली की मां गिनी का घर था। उसको देखकर दोनों बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनकी नानी इतनी पैसे वाली है। फिर मैंशन के बाहर ही उन सभी की मुलाकात गिनी से हो जाती है। गिनी एमिली से कहती है कि आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मैं तो सोच रही थी कि शायद अब तक तुम मर गई होगी। फिर एमिली उन्हें बताती है कि मेरी शादी हो गई है और ये मेरी फैमिली है। गिनी एमिली के बच्चों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो सभी को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। अब वहां आकर मैट और एमिली निगेल नाम के एक लड़के से मिलते हैं, जो कि उनको बताता है कि मैं MI6 में भर्ती होने के लिए गिनी से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। दरअसल गिनी अपने टाइम की टॉप MI6 एजेंट रह चुकी है और इसी वजह से निगेल उनके अंडर ट्रेनिंग ले रहा है। जब गिनी MI6 में थी तो वो अपने काम के अलावा किसी भी चीज को अहमियत नहीं देती थी, जिसकी वजह से उसने एमिली को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था और तभी से एमिली गिनी को पसंद नहीं करती। अगले सीन में हम बैरोन को देखते हैं, जो लियो के टैबलेट को ट्रैक करता हुआ गलत जगह पर पहुंच जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि हमने मैट की कार को भी सैटेलाइट के जरिए ट्रैक किया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया। अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही लोकेशन है जहां पर मैट अपने परिवार के साथ जा सकता है। ये बात सुनकर बैरोन उनमें से एक लोकेशन को चेक करता है, जो कि गिनी का घर था। उस घर की इंफॉर्मेशन निकालने पर उसको गिनी के बारे में भी पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि गिनी एमिली की माँ है। अगले सीन में हम मैट को देखते हैं, जो एमिली को अपने साथ लेकर घर की बैक साइड में आ जाता है, जहां उसने वो डिजिटल की छुपा कर रखी थी। फिर मैट जल्दी से उस अंडरग्राउंड टनल में जाकर उस डिजिटल की को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी अचानक उनको एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों समझ जाते हैं कि जरूर इन पर हमला हुआ है। अब घर के अंदर पहुंचते ही बहुत सारे एजेंट उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद इनको पता चल जाता है कि इन सब के पीछे चक का हाथ है। असल में उसने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया ताकि वो मैट और एमिली के जरिए डिजिटल की तक पहुंच सके। उसने इन दोनों को भी बैरोन के बारे में झूठ बोला था। वो तो हमेशा से ही गौर को पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो MI6 का वफादार है, लेकिन चक को किसी के ऊपर कीचड़ उछालना था ताकि वो खुद को सही दिखा सके। इसलिए उसने बैरोन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। फिर मैट उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब किस लिए किया? चक जवाब देता है कि इस डिजिटल की को बेचने के मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश के बाद CIA को यही लगा कि मैंने हमारे मिशन के दौरान अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझसे हर एक चीज छीन ली, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मुझसे दूर हो गई और ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम दोनों जिंदा हो तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस डिजिटल की को पाकर ही रहूंगा।
फिर मैट उसे कहता है कि तुम चुपचाप बच्चों को छोड़ दो, इनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चक उसको समझाता है कि डिजिटल की को बेचने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को एकदम सही सलामत घर पर वापस छोड़ दूंगा। और इतना कहकर वो दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम मैट को घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए देखते हैं। तभी उसकी नजर लियो पर पड़ती है, जो कैमरा के सामने अपनी अंगूठी की तरफ इशारा कर रहा था। ये देखकर मैट को याद आ जाता है कि लियो जो अंगूठी पहने हुए है उसके अंदर जीपीएस डिवाइस लगा है, जिसके जरिए ये लोग उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब कुछ ही देर में इनको पता चल जाता है कि चक दोनों बच्चों को कहां पर लेकर गया है, जिसके बाद मैट और एमिली भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चक को देखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने डिजिटल की असली पावर दिखा रहा था। फिर जैसे ही वो उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके एक बटन दबाता है, सारे शहर का डिजिटल सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब वो सबसे पहले शहर की लाइट गायब करता है, फिर कुछ सेकंड बाद वो लाइट वापस से ऑन कर देता है। ये सब देखकर वहां पर मौजूद लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद चक शहर के डैम का गेट खोल देता है, जिसके जरिए बहुत बड़ी तबाही लाई जा सकती है। अब इन सारी खूबियों को बताने के बाद नीलामी शुरू हो जाती है, जिसमें सभी लोग एक के बाद एक काफी बड़ी बड़ी रकम की बोली लगाते हैं। अगले सीन में हम मैट और एमिली को देखते हैं, जो चक की बिल्डिंग में पहुंचकर वहां पर मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां से जाते वक्त उनकी मुलाकात बैरोन से हो जाती है और फिर वो मैट को बताता है कि मैं शुरू से ही जानता था तुम दोनों एकदम निर्दोष हो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। अब चुपचाप मेरी हेल्प करो ताकि हम एक साथ मिलकर चक को पकड़ सके। ये बात सुनकर एमिली और मैट उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चक को पता चलता है कि वो सभी उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो तुरंत दोनों बच्चों को लेकर एक बोट में बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैट उसको पकड़ पाता, उसके सामने गौर के लोग भी आ जाते हैं और वो मैट से कहते हैं कि चुपचाप हमें डिजिटल की दे दो। लेकिन एमिली उनको बताती है कि हमारे पास की नहीं है। ये बात सुनकर वो लोग तुरंत अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी गिनी दूर से उन पर निशाना लगा देती है। जिसके बाद मैट उनसे कहता है, बेटा अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी सासू माँ का निशाना कभी भी नहीं चूकता। अब एमिली और मैट उनकी बाइक लेकर बोट का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान गौर के भी लोग उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो दोनों किसी तरह से उनको चकमा देकर एक कोने तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से बोट को लेकर दोबारा चक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम निगेल को देखते हैं, जो बिल्डिंग के बाहर एक कार में बैठा हुआ था। दरअसल वो चक की साथी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसी के पास वो डिजिटल की थी। अब जैसे ही चक की साथी बिल्डिंग से बाहर आती है, निगेल उसकी वैन को एक जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर निगेल जल्दी से उस डिजिटल की को लैपटॉप से कनेक्ट करता है। इतने में उसके पास गिनी का फोन आता है और वो बताती है कि चक गलती से डैम का गेट बंद करना भूल गया। अगर हमने उसको सही वक्त पर बंद नहीं किया तो उसका सारा पानी शहर में आ जाएगा और चारों तरफ तबाही मच जाएगी। ये बात सुनते ही निगेल डैम को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर एक एरर आ जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगले सीन में हम फिर से एमिली और मैट को देखते हैं, जो कि अब चक की बोट के पास पहुंच गए थे। फिर वहां आकर वो दोनों एक एक करके उनके सारे आदमियों को ठिकाने लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ निगेल गुस्से में आकर लैपटॉप पर जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण वो लैपटॉप दोबारा से सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। फिर निगेल जल्दी से लैपटॉप का बटन दबाकर डैम के गेट को बंद कर देता है। अब ये बात पता चलते ही मैट और एमिली जल्दी से अपने बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाकर नदी में फेंक देते हैं। फिर चक उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसको बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं। फिर जैसे ही वो बोट डैम के गेट के पास पहुंचती है, एमिली और मैट सही वक्त पर नदी में कूद जाते हैं। लेकिन चक की किस्मत अच्छी नहीं थी, वो बेचारा बोट के धमाके के कारण वहीं पर मारा जाता है। अगले सीन में हम उन सभी लोगों को एकदम सही सलामत बैरोन की टीम के साथ देखते हैं, जहां एमिली और मैट उसको डिजिटल की सौंप देते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।